जिसके बाद लॉर्ड बा कहते हैं कि हेवनली प्लेस में इन जैसे छोटे मोटे पौधों की कीमत बहुत ज़्यादा लो होता है। ऐसी जड़ी बूटी होना वहाँ के लिए आम बात है, लेकिन ये वाला आदमी इसको सब कुछ देकर भी खरीदना चाहता है। क्या सच में इस जगह में इस जैसे जड़ी बूटी की कमी इतने पड़ गई है कि ये आदमी सब कुछ देकर अपना खरीदना चाहता है? तब फिर वो आदमी को कहते हैं, वो वाला आदमी को, कि मैं इसको बस बाजार की कीमत में भी इसको खरीदना चाहता हूँ। जुआन अपने सर को हिलाते हुए कहती है कि यंग साई, तुम नहीं समझ सकते कि हम लोग कितने सालों से इन जैसे जड़ी बूटियों को नहीं देखा है। हमारे लिए इन जड़ी बूटियों को देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, और जब हमने इनको देखा तो हम इसको किसी भी कीमत में खरीदना चाहते हैं। तुम अपना इसका सही कीमत बताओ, हम इसको खरीदना चाहते हैं बस। लड़वा वहाँ पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तब हम लोग इस बात में चर्चा करते हैं। अगर मैं इसको बेचना चाहता हूँ किसी भी कीमत में, क्या तुम इसको खरीदना चाहती हो? मैं इसका कीमत तब तक नहीं लगाऊंगा जब तक तुम इसका असल मोल नहीं बता सकती। इसको सुनने के बाद ओल्ड आदमी कहता है कि ठीक है, अगर आप यही चाहते हो तो मैं अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे किसी भी कीमत में ये जड़ी बूटी चाहिए। तो आज से तुम मेरे क्वीन ग्रुप के हिस्सेदार हुए, जब तक तुम चाहो इसको यूज कर सकते हो। तो आज से तुम मेरे रक्षक हुए। अब यह सुनकर जुआन बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और कहती है कि मिस्टर काई क्या सोच रहे हैं, इसने पूरे अपना संपत्ति का आधा हिस्सा सेनाई को दे दिया बिना कुछ सोचे, वो भी उस जड़ी बूटी के लिए। माना कि मिस्टर काय की सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई है, वो किसी को भी अमीर बना सकते हैं, लेकिन इतना जल्दी ऐसा फैसला लेने की क्या ज़रूरत थी? जिसके बाद जुआन सेनाई की ओर देखती है, वो शांत बैठा होता है। वो कहती है कि सेनाई कितना ज़्यादा लकी है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इसके पास वो जड़ी बूटी है। फिर वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें पता है कि जो मिस्टर काय है वो कितने ज़्यादा अच्छे इंसान है, तुम्हें इनको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो तुम्हें ये सब करना चाहिए। लड़वा कहता है कि हाँ, मैंने देखा, मुझे पता है कि कौन मेरे सामने है, मुझे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ करूंगा। फिर वो अपने मन में सोचते हैं कि इसको पता नहीं है कि इसके सामने लॉर्ड खड़ा है। अगर इनको मेरे बारे में सच्चाई पता चल गई तब तो ये तो खड़े खड़े यहीं पर अपने दम तोड़ देंगे। जिसके बाद वहाँ पर एक सेक्रेटरी आता है और कहता है कि अगर आपने इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर दिया तो कुवाई ग्रुप का आधा मालिक आप बन जाओगे। लॉर्डवा की ओर देखते हुए वो ओल्ड आदमी कहता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ ईमानदार रहूँगा। और अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहता है, कुछ साल पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था, इतना ज़्यादा बीमार पड़ गया था कि मैं अपने बिस्तर से हिल भी नहीं सकता था। तब एक साधु आया और उन्होंने मुझे बताया कि अगर मेरे पास ये हर्बल जड़ी बूटी होगी तो मैं बच सकता हूँ, इसलिए मैं अपनी पूरी संपत्ति भी देकर मुझे किसी भी कीमत में इसे खरीदना है, बस यही बात है। जिसके बाद लॉर्डवा सोचते हैं कि यह ऑफर तो बहुत ज़्यादा लाभदायक है, लेकिन अगर मैंने इसके ऊपर साइन कर दिया तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि मैं लिन फैमिली का दामाद हूँ, और फिर लिन फेंगुई बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ सकती है। जिसके बाद ओल्ड आदमी कहता है कि आपको चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कोई भी परेशानी होगी तो हम काइफ ग्रुप के लोग आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आपको कोई भी हेल्प करने की मौका नहीं चाहिए या फिर आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो हम बस आपके खाते में पैसे डाल देंगे, आपके सारे पैसे आपको मिल जाएंगे, और इस बारे में बाहर के किसी भी लोगों के बारे में पता भी नहीं चलेगा। जिसके बाद लॉर्ड वो उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर देते हैं, और यहाँ वह जुआन देख रही होती है, जहाँ पर लॉर्डवा ने साइन किया होता है वो जगह चमक रही होती है। लॉर्डवा को सिग्नेचर देखने के बाद जुआन की सर में दर्द होने लगता है, और वो कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने इसके सिग्नेचर को देखा लगभग मैंने अपनी आधी कल्टीवेशन को खो दिया है, यह आदमी आखिरकार है कौन? जिसके बाद वो ओल्ड आदमी अपने हाथों से वो कंगन निकाल के देता है और कहता है कि हमारी खानदानी कंगन है, और इसमें हमारी पीढ़ियों की काफ़ी जादुई शक्ति भरी पड़ी है, लेकिन मैंने इसको कभी भी उजागर नहीं कर पाया, और आज से मैं इसको आपके हवाले कर रहा हूँ। मैं इसे कभी किसी को देना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है सेनाई, इसलिए मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूँ। जिसके बाद जुआन उस गेट डोर वाले आदमी को शुक्रिया कहती है कि ऐसी जड़ी बूटियों को खोजने के लिए, ये उसको यहाँ तक लाने के लिए, और सेनाई को कॉन्ग्रेचुलेसन कहती है क्योंकि कुआन फैमिली की आधी प्रॉपर्टी उसको मिल चुकी थी। लेकिन लॉर्ड वाइस की कोई भी बातों का ध्यान नहीं देता और इनको इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। जुआन कहती है कि ये क्या बदतमीजी है, रुको मेरे लिए। इसके बाद लॉर्ड पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें और भी कुछ चाहिए? वैसे जुआंग सैन ने मुझे कहा था कि मैं एक मिस्टीरियस कल्टीवेटर हूँ और मेरे पास ऐसी अनोखी ताकत है, और मैं कुआन फैमिली का वादा हिस्सेदार बन चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे थोड़ा इज्जत से पेश आना चाहिए।
क्योंकि मैं युआन सान का सेवियर बन चुका हूँ, तो वहीं पर मैं आता जाता ही रहूंगा। जुआन अपने मन के अंदर सोचते हुए कहती है कि अगर ये ट्रेजर हाउस में रहेगा तो हमारे लिए ही फायदेमंद होगा। और वो कहती है ऐसे ना इसे, यान सेन ने मुझे कहा है कि तुम्हें ट्रेजर हाउस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्यों ना ऐसा हो कि मैं तुम्हें चारों ओर बाजार की ओर घुमा ले आऊँ। लॉर्डवा अपने मन के अंदर सोचते हैं, जानता तो मैं सच में नहीं हूँ इसके बारे में। वो कहते हैं ठीक है, मैं तैयार हूँ। और वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि अच्छा हो कि मैं जुआन से यहाँ पर मिला हूँ, ताकि मैं इस जड़ी बूटी को मैं आसानी से बेच सका। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर जुआन सेनाई को सारे बाजार को घुमा रही होती है और कह रही होती है कि आप यहाँ से कुछ भी खरीद सकते हो, यहाँ तक कि कल्टीवेशन का कुछ सामान भी खरीद सकते हो। और वह यहाँ पर हैप्पी थे क्योंकि यहाँ पर ये माना भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डिनरी जो लोग रहते हैं उनको माना के बारे में कुछ पता नहीं होता। जुआन कहती है कि ये सेनाई एक एक वर्ड को आराम से बोल रहा है और ऐसे बोल रहा है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रॉपर से बोलना क्या चाहता है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं रिस्पॉन्स कैसे करूँ इसकी बातों का। तो बाद वो लॉर्डबा की ओर देखती है तो लॉर्डबा उसके ऊपर नहीं देख रहे होते। वो कहती है कि इतना ज्यादा कोई कैसे शांत रह सकता है एक लड़की के साथ, वो मुझे इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं। आज तक मैं कभी भी किसी के साथ ऐसे इग्नोर नहीं हुई हूँ। तभी हम देखते हैं कि लॉर्डबा की कुछ अजीब सी फीलिंग आने लगती है। वो कहते हैं कि मैंने आज तक कभी भी ऐसा फील नहीं किया हूँ। ऐसा तब होता है जब लिलियन खतरे में होती है, मुझे जल्दी से लिलियन के पास जाना पड़ेगा। लॉर्डबा के सर में जोर से दर्द होने लगता है। इसे देखकर जुआन बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है। वो कहती है कि मिस्टर सेनाई आपके साथ क्या हुआ। अब इससे पहले वो कुछ समझ पाते लॉर्डबा उसके सामने ही वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लॉर्डबा जैसे ही टेलीपोर्ट होकर क्लीन हाउस आते हैं वो कमरा खाली देख कर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि लिलियन कहाँ पर है। अगर गलती से भी लिलियन को कुछ हो गया तो मैं इस पूरे ब्रह्मांड को भी खत्म कर दूंगा। लेकिन मुझे अभी थोड़ी सी शांति बनाए रखनी चाहिए। मैं अपने ऑरा से महसूस कर सकता हूँ लिलियन मेरे आसपास ही होगी। इसका मतलब हो सकता है कि लिलियन अभी फेंगुई के कमरे में होगी। मुझे दाग के वहाँ पर देखना चाहिए एक बार। जिसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं कि लॉर्डबा फेंगुई के कमरे में पहुंच चुके होते हैं और लिलियन को अपने हाथों में लेके फेंगुई से पूछते हैं कि ये इतना कमजोर क्यों लग रही है और ये पीली क्यों पड़ गई है। वो अपने पास से मैजिक पावर का यूज करके उसको चेक करता है कि उसको कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन वो देखते हैं कि इसका कुछ नहीं हुआ है और ये बिल्कुल ठीक ठाक है। लॉर्डबा कहते हैं तो ठीक ठाक लग रही है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये मुसीबत में थी। यहाँ पर फेंगुई कहती है कि इसने लगता है कोई बुरा सपना देख लिया होगा, तब ये जोर से चिल्ला कर उठी थी और आपको ढूंढ रही थी। मैं अपने कमरे में इसको लेके आई और इसको शांत कराया कि तुम जल्दी ही आ जाओगे। लेकिन वो सब तो ठीक है, तुम कमरे के अंदर कैसे आए, क्योंकि दरवाजे के अंदर तो 2 लॉक लगे हैं। अब ये सवाल सुनकर लॉर्डबा कहते हैं कि हाँ ठीक है, अब तुम जाकर सो सकते, तुम्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और उसके ऊपर मैजिकल पावर का यूज़ करते हैं जिससे फेंगुई सोने लगती है और कहती है कि अचानक से क्या हो, मुझे इतना नींद क्यों आ रही है। अब लिलियन का थोड़ा थोड़ा आंखें खोलता है। वो लॉर्डबा को देखती है और कहती है कि डैड आप आ गए, लेकिन आप इतना सैड क्यों लग रहे हो। लॉर्डबा कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें अच्छा फील हो रहा है कि नहीं। लिलियन लॉर्डबा के गालों के ऊपर अपने हाथ को रखती है और कहती है डैड आपको देख के लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सैड हो। लॉर्डबा उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं कि लिलियन मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम को प्रोटेक्ट करूंगा, तुम अब जाकर सो जाओ। और उसके सर पर सहलाते हुए उसको सुला देते हैं। लिलियन आधी नींद में ही कहती है कि डैड मुझे आपके साथ सोना है, और वो अपनी मॉम की गोद में जाकर सो जाती है। लॉर्डबा कहते हैं कि मेरे रहते हुए तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, मैं तुम्हें अपने दिलो जान से प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद लॉर्डबा देखते हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही होती है। वो कहते हैं कि आप क्या चाहते हो। जब मैं गॉड बना तब ने आपने कुछ नहीं किया, और जब मैं बहुत ज़्यादा लोगों को मार भी रहा था तब भी आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैं एक फैमिली बसाना चाहता हूँ तब क्या आप मुझे इस तरीके से मारना चाहते हो। लॉर्डबा जो थे लॉर्ड, वो अपने ऊपर के लॉर्ड से बात कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो गॉड कहता है लॉर्डबा से कि तुमने सारा नियम उल्लंघन किया है, तुम और तुम्हारी बेटी इस धरती पर नहीं रह सकते, ये नियम के खिलाफ है। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो ना चाहते हुए भी मुझे तुमको और तुम्हारी बेटी को मारना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे नियम के खिलाफ है और तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। तुम यूनिवर्स का तौहीन कर रहे हो, तुम एक लॉर्ड हो, तुम ऐसे आम इंसानों तरह इस तरह से नहीं रह सकते। लॉर्डबा कहते हैं कि कौन रोकेगा मुझे, आप रोकोगे। मैं किसी से भी नहीं डरता। मैं जब हेवनली प्लेस में था तब मैंने 36 लाख जानवरों को ख़त्म किया है, और वो भी ऐसे इसने ए रैंक के जानवरों को। तो आपको क्या लगता है कि आपकी इस छोटी मोटी धमकियों से मैं डर जाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं और मेरी बेटी जिंदा रहेंगे और यहीं पर रहेंगे, आपको जो करना है कर लो। जिसके बाद वो गॉड हेवनली थंडर से लॉर्डबा के ऊपर हमला करता है। लॉर्डबा यहाँ से नहीं डरते और कहते हैं कि क्या तुम्हें याद है जब मैं हेवनली प्लेस में था तो कितने लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया था, तब मैं उस टाइम पे नहीं डरा था। अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
और अपनी मैजिक पावर का यूज़ करते हुए कहते हैं कि जब मैं हेवनली प्लेस में था तो वहाँ के जो हेवनली डीमन वीज थे लगभग 36,000 थे, 36 मिलियन थे। मैंने उन लोगों को मार दिया और वहाँ पर भी मैं बिल्कुल भी नहीं रुका। तो तुमको क्या लगता है बस एक हेवनली थंडर से मैं डर जाऊँगा? जिसके बाद वो हेवनली गॉड कहता है कि तुम कितना ज़्यादा घमंडी हो, यहाँ तक कि आम आदमी और जो बीस्ट रहते वो भी हेवनली में जाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन तुमने ये नुकसान कर दिया। तुमने हेवनली गॉड्स के नाम पर कलंक पैदा कर दिया है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन लॉर्ड वाइज इसकी बात नहीं सुनते और कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता। अगर कोई मेरी डॉटर को तकलीफ देगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला, चाहे वो कोई भी हो। जिसके बाद वो स्पिरिचुअल पावर चेंटिंग करने लगता है। जिसके बाद लॉर्ड वो अपने चेंटिंग मंत्रा से उस हेवनली गॉड को हेवन में भेज देते हैं और कहता है कि हेवनली गॉड तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं, हेवन से हो तो हेवन पर ही लौट जाओ। लेकिन वो हेवन गॉड कहता है कि चाहे तुम कहीं पर भी हो, मैं किसी न किसी तरीके से तुम्हारे पास पहुँच ही जाऊँगा और जिसके बाद मैं तुम्हें ढूंढ के निकाल कर फिर हेवन लेके जाऊँगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। और जिसके बाद वो चला जाता है वहाँ से। अच्छा तो ऐसा है। और उसको और देखते हुए कहते हैं कि अगर दोबारा ऐसे आने की कोशिश किया तो इस बार तुम जान से जाओगे। मैं इस बार नहीं सोचूंगा कि तुम हेवनली गॉड के गॉड हो या फिर हेवनली प्लेस से आए हुए कोई दूत हो। मैं तुम्हें इस बार जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरे रास्ते से दूर रहो। जिसके बाद वो लिलियन के पास जाते उसको ब्लैंकेट उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, चाहे वो कहीं से भी आए। जिसके बाद हम नेक्स्ट इन मॉर्निंग का देखते हैं जहाँ पर दोनों नीचे आते हुए और वहाँ पर फेंगुई कहती है कि मैं तुम दोनों का इंतजार कर रही थी, जल्दी आओ और अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो। लिन कहते हैं कि मम आप कितनी देर तक हमारी इंतज़ार कर रही थी, आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी और जल्दी जल्दी रेडी हो गई, तो आपको ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं पड़ा होगा। लॉर्ड वाल फेंगुई से पूछते हैं कि वैसे तुम इतना जल्दी आज क्यों उठ गई हो? फेंगुई लिलिन को खाना खिलाते हुए कहती है कि क्या तुमने कल रात को सुना था कि बहुत तेज़ी से बिजली कड़क रही थी, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया था? लॉर्ड वाल कहते हैं कि मुझे पता है, फेंगुई जो है बहुत स्मार्ट लड़की है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछती, वो घुमा फिरा के बातों को किसी न किसी तरीके से उगला ही लेती है। लड़वा ऐसे दिखाते हैं कि जैसे उनको कुछ पता ही ना हो। इस बात पर फेंगुई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि सेनाई तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, मैंने कल रात को बहुत अच्छी तरीके से सुना था, तुम क्या क्या बोल रहे थे। लड़वा अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं मुझे तो कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद फेंगुई इसको धमकाते हुए कहती है कि सेनाई क्या तुम्हें पता है हमारे बैक गार्डन में कैमरास लगे पड़े हैं, अगर तुम यहाँ पर कुछ भी झूठ बोलोगे तो तुम वैसे भी पकड़े जाओगे, तो ज़्यादा स्मार्ट मत बनो। लड़वा कहते तो मैं क्या करूं? इस बात पर फेंगुई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है शांत रहे, अभी तो मन करा मैं इसका सर फोड़ दूं, लेकिन थोड़ा सा शांत रहूंगी मैं। और कहते ठीक है, अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो मत बताओ, मैं कैमराज में चेक कर लूंगी। जिसके बाद उसको कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि कैमरा में चीज़ें कैद हो सकती है, और अपने मन में सोचते हैं कि मैं हेवनली प्लेस में जो भी काम करूंगा या फिर हेवनली में जो भी काम करूंगा इस कैमरा में कैद नहीं होने वाले, अगर हो भी गए तो मुझे क्या। और अपनी पावर से इस कैमराज को तोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि फेंगुई मुझसे जानबूझ कर सब पूछ रही है ताकि मैं पकड़ा जाऊं, लेकिन मैं ऐसा कुछ करने नहीं वाला। नहीं, तुम कितने ज़्यादा चालाक हो, तुम मुझे कुछ भी बताना नहीं चाहते, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। लॉर्ड बॉस के पास आते हैं और उसके गालों के ऊपर से उसके बालों को हटाते हुए कहते हैं कि मैं थोड़ा सा स्मार्ट तो बन ही सकता हूँ, वरना मैं तुम्हारा पति कैसे बनूंगा। वो शर्माते हुए उसके गालों से उसके हाथ को हटाती है और कहती है कि चुपचाप खाना खाओ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो?